एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति ही नहीं, वह एक सफल वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बहुत सारी अचीवमेंट्स भी दिलाई थी। लेकिन गाइज, क्या आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ था। इनके जीवन में अखबार बेचने से लेकर मिसाइल मैन बनने और 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक के सफ़र में बहुत सारी फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ की 3 सबसे बड़ी असफलताओं के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने इन फेलियर्स का सामना कैसे किया था। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ में जो असफलताएं थी, उनमें पहली असफलता थी प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर छात्रवृत्ति पर रोक। गाइज, एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें घर से आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं मिलती थी। इसी कारण से जब वह स्कूल में पढ़ते थे तब वह सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे और खर्चा चलाने लगे। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम ने कॉलेज में एडमिशन लिया तब वह अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे और उनका खर्चा चलाने का एकमात्र जो जरिया था वो था एपीजे अब्दुल कलाम को मिलने वाली छात्रवृत्ति। लेकिन एक बार एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और किसी कारणवश इस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा ही छोड़ दिया। इसके बाद में जब प्रिंसिपल चेकिंग के लिए आए तब उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की ये हरकत पर बहुत ही ज़ोरदार गुस्सा आया और एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि अगर यह प्रोजेक्ट 3 दिन में दोबारा कंप्लीट नहीं कर पाए तो इस बार तुम्हारी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम के पास एक ऐसी समस्या थी कि जहां एक तरफ इस प्रोजेक्ट को पूरा 3 दिन में करना लगभग असंभव ही था, तो वहीं दूसरी ओर वे छात्रवृत्ति नहीं खोना चाहते थे क्योंकि फिर उनका गुजारा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिन रात प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। उस समय उन्हें ना तो खाने की सुध थी और ना ही नींद की, और आखिरकार तय सीमा में उन्होंने प्रोजेक्ट को दोबारा कंप्लीट कर ही लिया। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ की जो दूसरी सबसे बड़ी फेलियर थी वो थी इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाना। गाइज, एपीजे अब्दुल कलाम का शुरुआत से ही सपना था कि वह इंडियन एयरफोर्स में ही जाएंगे। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स में एग्ज़ाम दिया तब उस समय कुल 25 कैंडिडेट्स थे और जिसमें से 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना था। लेकिन उस समय एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं रैंक आई थी और उनका सपना इंडियन एयरफोर्स में जाने का टूट ही गया और वो निराश हो गए। लेकिन उस समय वे नहीं जानते थे कि उनके इस सपने का टूटना केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा था, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि इससे भी बड़ी भूमिका में वो देश की सेवा करने वाले हैं। इसके बाद में गाइज, इंडियन एयरफोर्स की असफलता की निराशा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में नौकरी शुरू कर दी और अपनी मेहनत व लगन से इसरो को भी बहुत ही जल्द एक नई दिशा दे दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ की जो तीसरी और सबसे बड़ी फेलियर थी वो थी रॉकेट एसएलवी का विफल हो जाना। गाइज, एपीजे अब्दुल कलाम ने जिस समय इसरो में नौकरी शुरू की थी उस समय पूरी दुनिया में नए रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान चल रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत में स्वदेशी प्रक्षेपण यान 1979 में SLV-3 के नाम से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था पहली बार। लेकिन यह लॉन्चिंग के मात्र 317 सेकंड बाद ही किसी टेक्निकल इशू के कारण बंगाल की खाड़ी में गिर गया। इस इतनी बड़ी फेलियर्स के बाद भी एपीजे अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी पूरी टीम को एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच दिया जिसमें उन्होंने इसरो टीम वर्क को भी सराहना की थी और सफलता और असफलता के बारे में लोगों को मोटिवेट भी किया था। और गाइस, इसके बाद पूरी टीम पूरे जोश और लक्ष्य के साथ वापस काम करने लग गई और आखिरकार 1 साल बाद 1980 में SLV-3 को फिर से लॉन्च किया गया। इस बार ये न केवल सफल रहा बल्कि इस यान ने भारत का पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया और भारत को पहली बार अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता दिलाई थी। और गाइज, ये एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया में नए नए तरीके के हथियारों का निर्माण हो रहा था। उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी किसी देश की रक्षा ताकत के तौर पर देखा जाता था। ऐसे समय में भारत के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी और कोई भी देश भारत के साथ इस टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए तैयार भी नहीं था। इसके बाद में अब्दुल कलाम ने स्वदेशी मिसाइलें बनाने के बारे में सोचा और मिसाइल निर्माण के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद में सरकार ने भी सारी की सारी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी एपीजे अब्दुल कलाम को सौंप दी थी। इसके साथ ही अपनी लगन और लगातार मेहनत से कलाम साहब ने मिसाइलों की लाइन लगा दी थी और भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ज़मीन से ज़मीन पर मध्यम दूरी तक वार करने वाली मिसाइल जिसे पृथ्वी मिसाइल नाम दिया गया
और ज़मीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल जिसे त्रिशूल मिसाइल नाम दिया गया था। और इसके अलावा और बहुत सारी मिसाइलें बनाकर पूरी दुनिया में अपने शक्तिशाली होने की मौजूदगी दर्ज करवाई थी। यही नहीं, भारत को एक के बाद एक लगातार मिसाइल देने की वजह से अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। गाइस, अब्दुल कलाम शुरुआत से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए जिस काम पर भी फोकस करते थे उसे एक नई दिशा दे देते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन से सन 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। इसके अलावा देश की रक्षा, प्रगति और स्टूडेंट्स के लिए अपना संपूर्ण जीवन देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, जैसे कि 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई स्ट्रगल स्टोरी के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।